आज इस वीडियो में हम लोग पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में समझेंगे। डिपॉजिट्स एक कंपनी के लिए फंड रेजिंग मीन्स होती हैं टू मीट देयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स। कब और किस कंडीशन में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है एक कंपनी, क्या क्या डिपॉजिट के डेफिनेशन में आते हैं, और डिपॉजिट से रिलेटेड और भी जो लीगल प्रोविजंस हैं, कंडीशंस हैं, वो सारे आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिपॉजिट का मीनिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिपॉजिट टर्म का मीनिंग दिया हुआ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के हिसाब से डिपॉजिट इंक्लूड्स कोई भी रिसीप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म जो कंपनी रिसीव कर रही है। यहाँ पे ध्यान दें कि डिपॉजिट के डेफिनेशन के अंदर लोन भी आती है। मतलब कोई भी मनी जो कंपनी बोरो कर रही है वो डिपॉजिट के डेफिनेशन में आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है लोन और डिपॉजिट में, वो है कि लोन लेने के बाद से इमीडिएटली चुका सकते हैं उसको, लेकिन डिपॉजिट का रीपेमेंट जो है उसके मैच्योरिटी डेट के बाद ही होगा। अब आते हैं डिपॉजिट और डिबेंचर्स के बीच के डिफरेंस समझने में। डिबेंचर क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी जो एक्चुअली डेट होता है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक्चुअली डेट होते हैं जो कंपनी के असेट्स के ऊपर चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। डिबेंचर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड होते हैं। अगर कोई डिबेंचर अनसिक्योर्ड है तो वो डिपॉजिट के डेफिनेशन के अंदर आएगा। अदरवाइज सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो होते हैं कंपल्सरली कन्वर्टिबल इनटू शेयर्स ऑफ ए कंपनी विद इन 10 years ऑफ देयर इश्यू, उसको डिपॉजिट के डेफिनेशन के अंदर नहीं लाते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया। बट कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 में जो डेफिनेशन डिपॉजिट का दिया हुआ है वो बताता है किस किस तरीके की अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी डिपॉजिट के डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। मतलब कौन से तरीके के मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी डिपॉजिट के डेफिनेशन के अंदर आता नहीं है। ये एक लंबा लिस्ट है, देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इस लिस्ट के अंदर। सबसे पहले आते हैं कि पैसा जो कंपनी रिसीव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऐसे सोर्स से जिसका रीपेमेंट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, तो उस मनी जो मनी कंपनी रिसीव की है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या उससे रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका मनी रीपेमेंट जिस मनी का रीपेमेंट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसको डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। यह एक फर्स्ट कंडीशन है। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि पैसा अगर नोटिफाइड फॉरेन गवर्नमेंट एंड फॉरेन इंटरनेशनल बैंक्स एंड मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से रिसीव हुआ तो उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगला, कोई अमाउंट जो लोन या फैसिलिटी के हिसाब से कोई बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर उससे मिला कंपनी को, उससे पैसे मिले कंपनी को, या कोई कोऑपरेटिव बैंक से पैसे मिले कंपनी को, तो उस अमाउंट को भी डिपॉजिट के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट कंडीशन है कि कोई नोटिफाइड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, शेड्यूल्ड बैंक्स से रिसीव किया गया लोन अमाउंट और मनी रिसीव्ड फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसको डिपॉजिट के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। और रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस या नोटिफिकेशंस के हिसाब से कोई कमर्शियल पेपर या कोई ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके रिसीव किया गया अमाउंट भी डिपॉजिट के डेफिनेशन के अंदर आता नहीं है। और एक कंपनी अगर कोई दूसरे कंपनी से पैसे रिसीव किया, उसको भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में लाते नहीं हैं। और
कोई सिक्योरिटीज इश्यू करने के लिए जो एप्लीकेशन मनी और एडवांस मनी जो पेंडिंग अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में रिसीव किया गया, उसको भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में लाते नहीं हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर ये मनी रिसीव करने के 60 डेज़ के अंदर अगर सिक्योरिटीज अलॉट नहीं हुई और 60 डेज़ के ख़त्म होने के बाद और 15 डेज़ के अंदर अगर वो एप्लीकेंट्स को पैसे वापस नहीं गए, तो उस पैसे को डिपॉजिट के तरह ट्रीट किया जाएगा। फर्दर रेफरेंस के लिए कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स अमेंडमेंट रूल्स 2015 देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कोई अमाउंट जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या उसके रिलेटिव से मिला हो कंपनी को, उसको भी हम लोग डिपॉजिट के डेफिनेशन के अंदर नहीं लाएंगे। इसमें भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि डायरेक्टर को एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि वो अमाउंट कहीं से बारो किया हुआ नहीं, या लोन पे मिला या किसी और से मिला डिपॉजिट नहीं है, तभी उसको डिपॉजिट के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन है कि सिक्योर्ड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो कंपल्सरली कन्वर्टिबल इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी विद इन 10 ईयर्स, उसके इशू से रेज किया गया मनी, उसको भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में लाते नहीं हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि वो जो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो इशू किए, उसका वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न आना चाहिए कि मार्केट वैल्यू कौन तय करता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर तय करता है कि वो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का मार्केट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, एसेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर कोई चार्ज रेज नहीं कर रहा है, तो ऐसे रेज किया अमाउंट को भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में लाते नहीं हैं। फिर एम्प्लॉई से रिसीव किया अमाउंट जो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट है और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी रिसीव किया हो, और जो अमाउंट उस एम्प्लॉई के एनुअल सैलरी से ज़्यादा ना हो, तो वो अमाउंट को भी डिपॉजिट नहीं बोलते हैं। और भी हैं, जैसे कोई भी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट जो कंपनी रिसीव की और होल्ड कर रही है विश्वास के तौर पे, ऐसे अमाउंट को भी हम लोग डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं लाते हैं। फिर कोई अमाउंट जो कंपनी बिजनेस पर्पस के लिए रिसीव की है, जैसे एडवांस अमाउंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसके रिसीव करने के 365 डेज़ के अंदर वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो गया। यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर उस गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने के परमिशन अगर कंपनी के पास नहीं है, तो वो पैसे रिसीव करने के 15 दिन में वापस हो जाना चाहिए, नहीं तो उसको हम लोग डिपॉजिट के डेफिनेशन के अंदर लाएंगे। कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त कंपनी जो एडवांस में पैसे रिसीव की है, उसको ये जो एडवांस पैसे जो रिसीव की है उसको फाइनल सेल अमाउंट से डिडक्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर उस कंपनी को वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने के परमिशन नहीं है, तो वो पैसे रिसीव करने के 15 दिन में वापस हो जाना चाहिए, नहीं तो अमाउंट को डिपॉजिट के डेफिनेशन के अंदर ला दिया जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कंपनी रिसीव की है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको हम लोग डिपॉजिट के अंदर नहीं लाएंगे जब तक वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को उस बंदे को रीपे नहीं हो जाएगा। उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए मिला हुआ एडवांस, यहाँ भी एक कंडीशन है कि अगर वो प्रोजेक्ट करने के
करने का या कैपिटल गुड्स सप्लाई करने का परमिशन कंपनी के पास नहीं है, तो उसको वो पैसे जो रिसीव किया हुआ है उसको 15 दिन में वापस देना पड़ेगा। अगर नहीं कर वापस दे रही है तो वो अमाउंट भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में आ जाएगा। नहीं है तो वो जो अमाउंट है, जो वापस करने वाला अमाउंट है, वो वापस कर दिया तो वो डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। और कोई फ्यूचर सर्विसेज टुवर्ड्स वारंटी और मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिला हुआ एडवांस, वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। कोई एडवांस अमाउंट जो सेक्टोरल रेगुलेटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल या डायरेक्शंस पे कंपनी रिसीव किया है, तो उसको भी हम लोग डिपॉजिट के डेफिनेशन में लाते नहीं हैं। कोई अमाउंट जो एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन के लिए रिसीव किया गया, जिसको बाद में टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड के लिए के अगेंस्ट में एडजस्ट किया गया है, तो उसको भी हम लोग डिपॉजिट के डेफिनेशन में लाते नहीं हैं। फिर कोई अमाउंट प्रमोटर्स कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से रेज किया हुआ हो कुछ कंडीशंस के अंदर एज एन अनसेक्योर्ड लोन, उसको भी डिपॉजिट नहीं बोल सकते। फिर निधि कंपनी अगर कोई अमाउंट रिसीव करती है उसको भी डिपॉजिट नहीं बोल सकते। चिट फंड एक्ट 1982 के अंदर चिट के सब्सक्रिप्शन के लिए रिसीव किया गया अमाउंट को भी डिपॉजिट नहीं बोल सकते। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर सेबी रेगुलेशंस से कंप्लाई करते अगर कंपनी कोई अमाउंट रिसीव की है तो उसको भी डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। अगर स्टार्टअप कंपनी 25 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट रिसीव की है नोट के थ्रू ऑन ए कंडीशन दैट कि वो नोट को 5 साल के अंदर या अमाउंट वापस करने माने 5 साल के अंदर ये अमाउंट वापस करेंगे या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, इस कंडीशन से अगर कोई स्टार्टअप कंपनी 25 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट रेज करती है तो उसको भी डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। फिर कोई अमाउंट जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है या इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से अगर कंपनी रजिस्टर्ड करती है तो उसको भी हम लोग डिपॉजिट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ये कंडीशंस आपके कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 में दिया हुआ है। थोड़ा लंबा लिस्ट है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो देख के भी आप समझ सकते हैं, वो रूल्स देख के भी आप समझ सकते हैं। अब आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के पास। सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 के अंदर किस तरीके के डिपॉजिट्स को कैसे इनवाइट करना है, डिपॉजिट्स इनवाइट करने के प्रोसेस में क्या क्या लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लागू होंगे, उसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, उसके बाद समझेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2017 के तहत पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके आरबीआई के रूल्स को कंप्लाई करते हुए मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस सच एज वो सिक्योर डिपॉजिट्स होना चाहिए, रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट का प्रोविज़न होना चाहिए, दोनों कंपनी और मेंबर्स के बीच म्यूचुअल सहमति से अग्रीड कंडीशंस के बीच में डिपॉजिट रिसीव हुआ होना चाहिए। इस एंटायर प्रोसेस में कंपनी को मेंबर्स से डिपॉजिट रिसीव करते वक्त कुछ कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। वो है, कंपनी को पहले एक सर्कुलर रिलीज़ करना पड़ेगा मेंबर्स के लिए शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कर्ज कितना है वो डिटेल्स,
टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने हैं वो बताना पड़ेगा, प्रीवियसली रिसीव किया हुआ डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में कोई अमाउंट ड्यू है उसको बताना पड़ेगा, और कोई कंडीशंस एंड पर्टिकुलर्स जो कंपल्सरली डिस्क्लोज करने के लिए बताया गया है वो सारे कंडीशंस या डिटेल्स बताते हुए कंपनी को पहले एक सर्कुलर मेंबर्स को इश्यू करना पड़ेगा, और ये सर्कुलर को इश्यू करने के 30 दिन के अंदर उसको एक स्टेटमेंट के साथ रजिस्ट्रार को कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। और हर साल के अप्रैल महीना 30 तारीख के पहले जो डिपॉजिट मैच्योर होंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसके टोटल अमाउंट से 20% अमाउंट को कोई शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट के नाम से एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस अमाउंट को कंपनी किसी भी कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकती है। ये डिपॉजिटेड अमाउंट सिर्फ डिपॉजिट्स रीपे करने के पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकती है, और कंपनी को एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में या कंपनी स्टार्ट होने के बाद आज तक कंपनी कोई डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्टर नहीं हुई। अगर डिपॉजिट इज रेज्ड अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी देन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा ओवर दैट प्रॉपर्टी फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ये सब कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट्स रेज कर सकती है। ये सब कंडीशंस ऐसे प्राइवेट कंपनी को अप्लीकेबल नहीं होंगे जो मेंबर्स से 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स से ज़्यादा पैसा नहीं रिसीव कर रही है टुवर्ड्स डिपॉजिट्स। अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स या पर्टिकुलरली सिक्योर डिपॉजिट्स अगर कंपनी इनवाइट कर रही है मेंबर्स से तो उसको अपने सर्कुलर फॉर्म्स, एडवर्टाइजमेंट या इनविटेशन या कोई डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। कुछ और कंडीशंस है, जैसे अगर कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ द कंपनी इज़ मोर दैन 35% ऑफ एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व है तो कंपनी नया डिपॉजिट्स या एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स का रिन्यूअल नहीं कर सकती है। ये एक मैक्सिमम लिमिट होगा इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग ऑफ द डिपॉजिट्स, लेकिन ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा जो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है जिनका इनकॉर्पोरेट होके 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ, उनके ऊपर ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। या जो प्राइवेट कंपनी किसी और कंपनी के एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी नहीं है, या जिसका बोरोइंग लेस दैन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल या 50 करोड़ रुपीस से कम है, या ऐसे प्राइवेट कंपनी जो कभी डिपॉजिट्स रीपे करने में डिफ़ॉल्टर नहीं रही है एज पर सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऐसे प्राइवेट कंपनीज के लिए मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कंपनी डिपॉजिट्स के थ्रू पैसे रिसीव कर रही है उसको फॉर्म DPT 3 फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, फॉर्म में दिया हुआ सारे कॉलम्स को फिल करते हुए। सारे डिपॉजिट्स जो मेंबर्स से रिसीव किया उसको इंटरेस्ट के साथ रीपे करना पड़ेगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। अगर कंपनी रीपे करने में डिफ़ॉल्टर बन जाती है तो डिपॉजिटर ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकती है टू रीपे दी लॉस सफर्ड बाय दी डिपॉजिटर। कंपनी को ऑर्डर करेगा ट्रिब्यूनल टू रीपे दी or to compensate the loss suffered by the depositor। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के हिसाब से प्राइवेट कंपनीज जिसके मेंबर्स 50 या उससे कम हैं उसको एप्लीकेबल नहीं होंगे
अगर वो कंपनी उन मेंबर्स से पेड अप कैपिटल के एग्रीगेट अमाउंट और फ्री रिजर्व में 25% एग्रीगेट अमाउंट या 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल से कम पैसे मेंबर्स से डिपॉजिट के रूप में ले रही है तो। अब आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक के पास से। सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 के हिसाब से अदर देन बैंकिंग कंपनी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कोई और कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ना एक्सेप्ट कर सकती है या एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स को रिन्यू नहीं कर सकती है विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिपॉजिट रिसीव करना है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर के प्रोसीजर फॉलो करके ही करना पड़ेगा, लेकिन बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, दे आर एग्जेम्प्टेड। तो दे कैन रिसीव दी deposits without following whatever is being provided under the Companies Act 2013। अगर पब्लिक कंपनी है तो सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 एज अमेंडेड इन 2019 के हिसाब से उस पब्लिक कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा हो या टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो तभी वो पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स बाहरी लोगों से मतलब नॉट फ्रॉम द मेंबर्स बट फ्रॉम द आउटसाइडर्स से रिसीव करने के लिए एलिजिबल होगा। ऐसे पब्लिक कंपनी को कंपनीज एक्ट के टर्मिनोलॉजी के अंदर एलिजिबल कंपनी बोला जाएगा। ऐसे एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बाय फॉलोइंग सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। वो हैं, पहले जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अबाउट द रिसीप्ट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बाद में वो स्पेशल रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास फाइल करना पड़ेगा विद द कॉपी ऑफ द इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेना पड़ेगा अबाउट नेटवर्थ, लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू पे इट्स डिपॉजिट्स ऑन ड्यू डेट के बारे में। ये रेटिंग को पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट्स। इससे डिपॉजिटर को कंपनी की स्थिति पता चलेगा, सेफ्टी भी रहेगा। ये रेटिंग हर साल ऑब्टेन करना पड़ेगा ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ द डिपॉजिट। मतलब अगर डिपॉजिट 5 साल का है तो ये 5 साल रेटिंग लेना पड़ेगा और वो रेटिंग रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को फॉर्म DPT 3 और रिटर्न ऑफ द डिपॉजिट्स के साथ फाइल करना पड़ेगा। ये क्रेडिट रेटिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग से नीचे नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के 30 दिन के अंदर कंपनी को असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। कितने वैल्यू के असेट्स के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा, ये प्रश्न का जवाब ये है कि असेट्स का वैल्यू टोटल डिपॉजिट्स से कम नहीं होना चाहिए। कंपनी नया डिपॉजिट्स या पुराना डिपॉजिट्स रिन्यू करते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स 6 महीने से कम या 36 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे वो सिक्योर डिपॉजिट्स हो अनसिक्योर डिपॉजिट्स हो, दोनों के लिए टाइम लिमिटेशन सेम है। अगर नया या रिन्यूड डिपॉजिट्स फॉर लेस दैन 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर कंपनी रिसीव कर रही है फॉर मीटिंग उसकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, तो ऐसे डिपॉजिट्स कंपनी के एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उन डिपॉजिट्स का रीपेमेंट 3 मंथ्स के बाद से ही होने का है। डिपॉजिट्स अगर जॉइंट नेम से हैं तो 3 नाम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एलिजिबल कंपनी के ऊपर एक सीलिंग लिमिट है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का, वो है अगर एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स और पुराना डिपॉजिट्स का ड्यू कुल मिला के
कंपनी के एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व के 10% से ज़्यादा है तो वो नया या पुराना डिपॉजिट्स जो मेंबर्स से रिसीव किया हुआ है उसको रिन्यू नहीं कर सकती है। अगर और कोई डिपॉजिट है तो वो भी एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी के 25% से ज़्यादा अमाउंट होगा तो उसके ऊपर कंपनी की एलिजिबिलिटी टू रिसीव न्यू और रिन्यू द ओल्ड डिपॉजिट्स सील हो जाएगा। अगर वही एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है तो सीलिंग लिमिट 30% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तक रहेगा। इंटरेस्ट या ब्रोकरेज जो है डिपॉजिट्स के ऊपर वो आरबीआई रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रोकरेज कंपनी ऑथराइज्ड पर्सन को ही पे किया जाएगा। डिपॉजिट्स इनवाइट करते वक्त कंपनी को सर्कुलर इशू करना पड़ेगा जो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में रहेगा बेस्ड ऑन फॉर्म DPT 1। इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होना है। वो न्यूज़पेपर्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है वहाँ पे वाइडली सर्कुलेटेड होना चाहिए। सर्कुलर का कॉपी, एडवर्टाइजमेंट का कॉपी वगैरह कंपनी के वेबसाइट में भी अपलोड हो जाना चाहिए। ये सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इश्यू करने के 30 दिन के पहले कंपनी रजिस्ट्रार को उसका कॉपी डिलीवर करना है। जो कॉपी रजिस्ट्रार को डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या उनके एजेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इश्यू करने के 30 दिन के पहले कंपनी को डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। एक बार सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इश्यू किया तो वो 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इश्यू करने के 7 दिन के पहले कंपनी को 1 or more ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर द डिपॉजिट और डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एक फॉर्म DPT 2 के हिसाब से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डिपॉजिटर किसी भी टाइम मतलब डिपॉजिट क्रिएट होने के बाद कभी भी अपना नॉमिनी का नाम रजिस्टर करा सकता है। डिपॉजिटर के पैसे रिसीव होने के 21 दिन के अंदर कंपनी से उसको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मिल जाना चाहिए। जितने डिपॉजिट्स कंपनी रिसीव की है उसका सेपरेट रजिस्टर्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको रखना है। प्री मैच्योर डिपॉजिट्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट रिपे नहीं होगा अगर प्री मैच्योर्ड हो गए हैं रिसीव होने के 6 मंथ्स के अंदर तो। बाकी केसेस में मतलब प्री मैच्योर्ड स्टेज डिपॉजिट्स रिसीव करने के 6 मंथ्स के बाद है तो अग्रीड इंटरेस्ट रेट से 1% कम मिलेगा। हर साल के 30 जून को कंपनी को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा ये डिटेल्स कि कितने डिपॉजिट्स रिटर्न हो गए, कितने कंपनी के ट्रांजैक्शंस डिपॉजिट्स के अंदर कंसिडर नहीं हो रहे हैं इन फॉर्म DPT 3 अलॉन्ग विथ फी और उससे रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट को हर साल के 31 मार्च को रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा कंपनी को। हर कोई कंपनी अदर दैन प्राइवेट कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टर या उसके रिलेटिव्स से जो मनी रिसीव हुआ उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हर कोई कंपनी को पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ ओवर ड्यू ऑफ डिपॉजिट्स, चाहे वो डिपॉजिट सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, मैच्योर्ड हो, क्लेम्ड बट रिमेन्ड अनपेड हो। अगर डिपॉजिट्स को रीपे करने में कोई डिफ़ॉल्ट हुआ तो सेक्शन 76A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से पेनल्टी मिलेगा। पेनल्टी के डिटेल्स ये हैं कंपनी विल बी पनिश्ड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 1 crore रुपीज़ या टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो कंपनी एक्सेप्ट की उसकी डबल अमाउंट
इन दोनों में से जो कम है वो फाइन के रूप में पेनल्टी मिलेगा। हर कोई ऑफिसर ऑफ दी कंपनी जो इस डिफ़ॉल्ट का कारण हुआ उसको इम्प्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंडेड टू 7 years एंड विथ फाइन नॉट लेस दैन 25 lakhs एंड मिनिमम 2 crore तक मिलेगा। अगर फिर उस ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज के प्रति अगर ये प्रूव हो गया है कि ये डिफ़ॉल्ट को वो लोग जानबूझ के इंटेंशनली नोइंगली या विलफुली कंपनी को या शेयर होल्डर्स को या डिपॉजिटर्स को या क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए किया है, तो सेक्शन 447 में जो पनिशमेंट मिलेगा वो भी मिलेगा। सहारा केस में सुप्रीम कोर्ट मिस्टर सुब्रता रॉय को रिलीज किया सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी एंड फुल पेमेंट ऑफ ₹36,000 crores इन 9 इंस्टॉलमेंट्स। और ये भी कंडीशन था कि अगर कोई 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे किया सुब्रता राय तो फिर से आप उसको कोर्ट में सरेंडर होना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 थोड़ा ज़्यादा ही कड़क है क्रिमिनल लायबिलिटी के मामले में, अगर डिपॉजिट्स में कोई गड़बड़ हुआ है तो। ये है डिपॉजिट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।